Everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 pm. Subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. So today we will be covering the topic residential status from direct taxation, international taxation module. I am not uploading any notes for this topic since taxation is a vast subject and I don't want you to change your notes at this moment. Just listen to the video or you can open your reference material or notes whichever you have referred. I am using BG Sir's summary module for the revision purpose, and in case you have that book you can refer to that, otherwise you can open any book which you may have referred while starting. So without wasting any further time, let's start with the revision. It is going to be a little quick revision so that you can revise the topics quickly n number of times, because we have what we face is a major issue regarding recalling the provisions in DT. So the more we revise, the more confident we become in this subject. So let's start with the main topic, that is residential status. Residential status के अंदर फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6. सेक्शन 6 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो उसके अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस किस का निकलता है. रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, फर्म्स, एओपीज़, लोकल अथॉरिटीज़, कंपनीज़, इन सभी का निकलता है. तो अगर मैं कॉमन पॉइंट्स की बात करूँ तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स का एक ग्रुप बन जाता है और दूसरा बन जाता है फर्म्स, एओपीज़, लोकल अथॉरिटीज़ और कंपनीज़ का, या बाकी कोई भी बच गया तो. Now, when I say individuals and HUFs, individuals can be resident or non-resident. Same firms, AOPs, local authorities, companies भी आपकी resident और non-resident दोनों हो सकती हैं. लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स की बात करूँ तो जो इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स हैं वो रेजिडेंट होने के साथ साथ ईदर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकते हैं और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर इन, कि कब एक रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है और एक कब रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है. सो ये पॉसिबल है RNOR, ROR वाली कैटेगरी ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ्स. ठीक है. सो फर्म्स, एओपीज़ कभी भी ROR, RNOR के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं होती है. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस. सेकेंडली, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है किसी भी एसएससी का, वो आप हर साल मतलब हर प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में निकालते हो कि इस साल उस एसएससी का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस बन रहा है. अकॉर्डिंगली यू विल असेस द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएससी और पर्सन. राइट. नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ कि कब एक ROR की इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर, कब एक RNOR की इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर, और कब एक नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर. सो अगर इनकम आपकी अक्रू अराइज या फिर डीम्ड टू अक्रू अराइज, रिसीव या फिर रिसीव या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया होती है, तो तीनों ही केसेस में आपकी इंडिया के अंदर इनकम टैक्सेबल मानी जाती है. कौन से केसेस में? अगर आपकी इनकम रिसीव हो रही है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, या फिर आपकी इनकम अक्रू अराइज या फिर डीम्ड टू अक्रू अराइज हो रही है इन इंडिया. सो इन बोथ दीज केसेस, चाहे आप ROR हो, RNOR हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, आपकी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी. ठीक है. अच्छा, अब दो पॉइंट्स बच गए. दो पॉइंट्स कौन से? पहला पॉइंट है इनकम अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है एंड या फिर रिसीव हो रही है बाहर. किस सोर्स के थ्रू आपको ये इनकम रिसीव हो रही है, अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है? उस बिज़नेस से अक्रू, अराइज या रिसीव हो रही है जो कि बाहर है, लेकिन उस बिज़नेस को कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? इंडिया के अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है. या फिर आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से इनकम आपको बाहर से जनरेट हो रही है, रिसीव हो रही है, अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, लेकिन वो इंडिया के अंदर प्रोफेशन सेटअप किया गया था, इस वजह से वो इनकम आपको बाहर से हो रही है. देन इन दैट पर्टिकुलर केस, चाहे आप ROR हो, RNOR हो, आपकी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी.
क्या बोला मैंने बोला कि अगर कोई भी इनकम है जो अक्रू राइज या फिर रिसीव हो रही है बाहर, लेकिन किसी ऐसे सोर्स से हो रही है, ऐसे बिजनेस से हो रही है जिसको इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से हो रही है जिसका सेटअप जो था वो इंडिया में है, तो उस केस में ROR हो, RNOR हो, आपकी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल है। वहीं अगर मैं बात करूं, इनकम अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है इंडिया से बाहर, इनकम अक्रू हो रही है, राइज हो रही है, रिसीव हो रही है इंडिया से बाहर, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ROR के केस में वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। अदरवाइज इन बोथ द केसेस ईदर RNOR और नॉन रेजिडेंट दैट इनकम वुड बी नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। सो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि ROR के केस में ग्लोबल इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया, कुछ भी हो जाए इंडिया के अंदर टैक्सेबिलिटी राइज हो जाएगी। बट इफ़ आई से RNOR, तो RNOR के केस में अगर आपको इनकम अक्रू, अराइज और रिसीव बाहर की कंट्री के अंदर हो रही है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं हो रही जो इंडिया से रिलेटेड हो, कंट्रोल्ड हो, सेटअप हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो RNOR के लिए इनकम टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। अदरवाइज इन ईच एंड एवरी केस वो टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है। वहीं अगर मैं नॉन रेजिडेंट की बात करूँ, तो नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया में टैक्सेबिलिटी तब अराइज होती है जब इंडिया में इनकम अक्रू अराइज, डीम्ड टू अक्रू अराइज या फिर रिसीव या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया के अंदर होती है। इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली, नॉन रेजिडेंट्स के केस में इंडिया के अंदर वो इनकम टैक्सेबल मानी जाती है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। सेक्शन 6 भी क्लियर हो गया हमें, और हमें पता चल गया कि कौन सी इनकम्स के टैक्सेबिलिटी आती है। अब बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी सैलरी है जो किसी नॉन रेजिडेंट सी फारर को अराइज हो रही है, अक्रू हो रही है उन सर्विसेज के लिए जो उसने इंडिया के बाहर दी है किसी भी फॉरेन गोइंग शिप के लिए, वो सर्विसेज कहाँ यूटिलाइज हो रही हैं? ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप। कौन दे रहा है? नॉन रेजिडेंट सी फारर दे रहा है उस फॉरेन गोइंग शिप पर जहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है या फिर फॉरेन कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है। उस पर्टिकुलर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसकी टोटल इनकम में, ओनली बिकॉज कि उसकी सैलरी NRE अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई है जो कि किसी इंडियन बैंक के पास मेंटेन्ड है। सो बेसिकली अगर कोई सी फारर है, सिर्फ और सिर्फ सी फारर के केस में जो किसी फॉरेन गोइंग शिप पर अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसको जो सैलरी मिल रही है वो NRE अकाउंट में रिसीव हो रही है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस, इवन इन दैट केस जहाँ पर इंडियन बैंक के पास वो अकाउंट मेंटेन्ड है और आपको सैलरी मिल रही है, फिर भी वो सैलरी आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CBDT ने एक सर्कुलर इशू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि रिसीव हो रही है तो क्या हो जाता? रिसीव हो रही थी तो नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती, बट यहाँ पर एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन आ गया कि सिंस वो NRE अकाउंट में रिसीव हो रही है तो NRE अकाउंट को आप डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मत मान लेना इन केस ऑफ ओनली अ सी फारर। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स की। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स में हमें पता है ईदर दे कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में भी देयर इज अ बाइफर्केशन दैट ईदर दे कैन बी ROR और दे कैन बी RNOR। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिडेंट कब माने जाएंगे और नॉन रेजिडेंट कब माने जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे ROR और RNOR की। अगर मैं बात करूँ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की, तो कभी भी कोई भी इंडिविजुअल का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे होते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। 3 पॉइंट्स देख लो, अगर ये तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाता है देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप रेजिडेंट मान लोगे उस इंडिविजुअल को। नहीं होता तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, सो पहले हम क्या देखेंगे? पहले देखो कि क्या वो पर्सन इंडियन सिटीज़न है और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसी बाहर की कंट्री में है या फिर वो किसी इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है। तो उस केस में अगर वो इंडिया के अंदर 182 डेज़ और मोर स्टे कर लेता है, इन दैट पर्टिकुलर केस वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। क्या बोला मैंने? इंडियन सिटीज़न तो होना ही चाहिए, या तो इंडियन सिटीज़न प्लस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या फिर इंडियन सिटीज़न प्लस मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप।
इनमें से कोई भी केस है और वो 182 डेज़ और मोर इंडिया के अंदर स्टे कर लेता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। वहीं अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरा केस आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीज़न है या फिर इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करता है और साथ ही साथ वो इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन इंडिया में आया है, किस वजह से आया है, विज़िट करने के लिए इंडिया के अंदर आया है और उसका स्टे इंडिया के अंदर 182 डेज़ और मोर का हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो इंडियन सिटीज़न या इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन जो रहता तो वैसे बाहर है बट इंडिया में विज़िट करने के लिए आया था, वो फिर भी रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा अगर 182 डेज़ और मोर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। थर्ड पॉइंट क्या है, इन दोनों केसेस को छोड़कर कोई भी केस बच गया तो आपको तब अगर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है किसी इंडिविजुअल का, तो आप सीधा देखो, अगर 1 एंड 2 में आपका वो पर्सन कहीं भी आपका फिट हो रहा है तो आपको वो 1 और 2 पॉइंट ही लगाना है, लेकिन 1 और 2 वाले पॉइंट्स में वो पर्सन दैट पर्टिकुलर केस आप 2 कंडीशंस चेक करोगे, या तो इंडिया के अंदर करंट ईयर के अंदर जिस भी साल का आप चेक कर रहे हो रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें 182 डेज़ और मोर का स्टे रहा है, या फिर करंट ईयर में तो 60 डेज़ का स्टे था लेकिन साथ ही साथ पिछले 4 सालों में 365 डेज़ और मोर का स्टे रह चुका है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। तो अदर्स वाले कंडीशन में वी हैव 2 पॉइंट्स, ईदर वो इसी साल 182 डेज़ और मोर रह लेता है या फिर पिछले 4 सालों में 365 डेज़ या मोर प्लस करंट ईयर में 60 डेज़ रहता है, तो दैट पर्सन वुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप वी आर डन विद दिस, राइट। अब बात करते हैं रूल 126 की। रूल 126 किस लिए है? रूल 126 में कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल इंडिया का सिटीज़न है और साथ ही साथ वो एक क्रू मेंबर है, अगर ऐसा वाला केस होता है तो हमें 182 डेज़ और मोर की कंडीशन देखनी होती है टू मेक दैट पर्सन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब ये जो मेंबर ऑफ क्रू है वो किस शिप का मेंबर है? वो किसी ऐसी शिप का मेंबर है जो कि फॉरेन बाउंड शिप है, जो इंडिया को छोड़कर जा रही है, और जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है उसके अंदर आपको जब कैलकुलेशन करनी है कि कितने दिन इंडिया में रहा, तो इंडिया के अंदर कितने दिन रहा उसको कैलकुलेट करने के लिए जाने का और आने का पता होना चाहिए कि कब गया और कब आया। तो इसीलिए एक कॉन्टीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है कि किस दिन आप शिप को ज्वाइन कर रहे हो और किस दिन छोड़ रहे हो। तो जब आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन आपने कॉन्टीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया होगा, तो जो भी डेट उसके अंदर लिखी हुई है उस डेट को आप इंक्लूड नहीं करोगे एज अ पीरियड ऑफ स्टे, राइट। अब ख़त्म किस दिन माना जाएगा? जिस दिन वो बंदा उस कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी होगी कि इस दिन वो एंड हो रहा है, उन डेज़ को आप इंक्लूड नहीं करोगे। मैं आपके लिए रूल 126 एक बार रीड कर देती हूँ। In case of an individual being a citizen of India and a member of the crew of a foreign bound ship leaving India, the period of stay in India shall not include the period beginning on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage and ending on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज कॉन्टिनेंस बना है जिस उसमें जो डेट लिख दी एंट्री की, जो डेट लिख दी एग्जिट की, उस डेट से एंड डेट तक आप उसको इंडिया के अंदर पीरियड ऑफ स्टे में नहीं मानोगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया रूल 126। अब बात आती है एलिजिबल वॉयज का मतलब क्या होता है? एलिजिबल वॉयज का मतलब होता है कोई भी शिप जो पैसेंजर्स को या फिर फ्रेट को कैरी कर रही है किसी भी इंटरनेशनल ट्रैफिक में, जहाँ पर जो वॉयज है उसका जो ओरिजिनेशन हो रहा है या वो जो वॉयज ओरिजिनेट कर रही है वो किसी भी इंडिया के पोर्ट पर कर रही है, लेकिन उसकी जो डेस्टिनेशन है वो किसी भी इंडिया के बाहर वाले पोर्ट पर है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑपोजिट केस की, मतलब जहाँ पर ओरिजिनेशन तो इंडिया के बाहर हो रहा है लेकिन द वॉयज इज़ बाउंड टू बी डेस्टिन्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया, दैट पर्टिकुलर केस उसको हम एलिजिबल वॉयज बोलते हैं, राइट।
अब बात आती है, हमने पढ़ लिया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कब बनता है एक इंडिविजुअल। सिंस हमें पता है कि रेजिडेंट के इंडिविजुअल्स के केस में रेजिडेंट के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं, ROR और RNOR। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो जब भी आप RNOR ROR की कंडीशन देख रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि क्या वो इंडिविजुअल पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल, कभी भी 2 साल 10 में से इंडिया के अंदर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आया है या नहीं आया है। तो आपको फिर सेकंड कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस टू बिकम द ROR। फर्स्ट इज़ कि आपके पिछले 10 ईयर्स में कोई भी 2 साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आया ना होना चाहिए, कम से कम 2 साल। और दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले 7 सालों में जो टोटल स्टे रह चुका है दैट इज़ 730 डेज और मोर। ठीक है, तो 2 कंडीशंस क्या हैं, दोनों सेटिस्फाई करोगे तभी आप ROR बनोगे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप RNOR बन जाओगे। तो दोनों कंडीशंस क्या हैं, पहली है कि आप रेजिडेंट बन रहे हो किन्हीं भी 2 सालों में आउट ऑफ द 10 ईयर्स, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से जो भी पिछले 10 साल हैं उनको चेक करो, उसमें से एटलीस्ट 2 ईयर्स और मोर अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आ रहा है तो दैट पर्टिकुलर केस यू विल बिकम दी ROR provided you have satisfied the second condition as well, which is total stay during the last 7 years is 730 days or more. I hope we are clear with this. एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अच्छा, जो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि डेट ऑफ लीविंग और डेट ऑफ अराइवल को क्या हम इन 182 डेज़ में गिनते हैं या नहीं गिनते। तो जो भी हमारे डे ऑफ लीविंग होता है और डे ऑफ अराइवल होता है उसको पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया में काउंट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर मैंने जो आपको बताया था सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जो केस बताया था, उस पर्टिकुलर केस में जो डेट लिख दी उस सर्टिफिकेट में और एंडिंग डेट जो भी लिख दी वो दोनों ही डेट्स को मिलाकर वो पीरियड ऑफ स्टे इंडिया के अंदर नहीं माना जाता है। आई होप we are done with the individuals part. Now we are moving on to the residential status of HUFs. When I say HUFs तो आपको फिर से कैटेगरीज याद आ जानी चाहिए कि इसका भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बाइफिकेशन होगा। देन रेजिडेंट वुड बी क्लासिफाइड इनटू ROR एंड RNOR, राइट। तो रेजिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो रेजिडेंट कब बनेगी HUF रेजिडेंट तब बनती है जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा होता है। कौन कंट्रोल करता है HUF को, कर्ता के बेसिस पर डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन अगर जो कंट्रोल है मैनेजमेंट है वो होली पार्टली इंडिया से हो रहा है तो वो HUF रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट उसका इंडिया के बाहर है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी HUF। वहीं अगर मैं बात करूँ ROR RNOR वो कैसे डिटर्मिन किया जाएगा, ROR RNOR डिटर्मिन करने के लिए आपको उस HUF को चलाने वाले मेन मेंबर की बात करनी पड़ेगी, विच इज़ कर्ता को देखो कि कर्ता का जो स्टेटस है वो क्या है। अगर कर्ता का स्टेटस ROR है तो HUF ROR बन जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपकी जो HUF है वो रेजिडेंट थी। वहीं अगर मैं बात करूं अगर कर्ता का स्टेटस R बट NOR है तो अगर आपकी HUF रेजिडेंट थी तो आपका RNOR बन जाएगी HUF, जस्ट बिकॉज योर कर्ता इज RNOR। तो कर्ता के स्टेटस के ऊपर आपकी डिटर्मिनेशन होती है कि आपकी HUF क्या बनेगी, राइट। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा HUF का स्टेटस क्या है। कर्ता का सीधा स्टेटस नहीं देखना, पहले HUF का स्टेटस देखना है। अगर आपकी HUF रेजिडेंट बनती है तो तब आपको जाकर फिर कर्ता का स्टेटस देखना है फॉर दी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ROR एंड RNOR। रेजिडेंट है या नहीं इस चीज़ के लिए कर्ता नहीं देखना, ROR RNOR के लिए कर्ता की स्टेटस को देखना पड़ेगा, करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्या इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ये सारी चीज़ें आएंगी? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की क्लासिफिकेशन होगी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी कि अगर आपका जो भी फर्म है OP है उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है होली या फिर पार्टली तो उस केस में वो रेजिडेंट हो जाएगी, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो
नॉन रेजिडेंट बन जाएगी आपकी फर्म या फिर AOP। आई होप वी आर क्लियर विद दिस पार्ट, राइट। अब बच जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज़ ऑफ पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसको करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से डिटर्मिन होता है। तो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटर्मिन करने के लिए यू हैव सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी इज़ ऑलवेज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपकी इंडियन कंपनी नहीं है, फिर भी वो कंपनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन सकती है। कब बन सकती है? अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया के अंदर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ पोएम, व्हाट इज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो प्लेस होती है जहाँ पर आपके की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं एज अ होल इन सब्सटेंस, जहाँ पर इन सब्सटेंस एज अ होल आपके की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस होते हैं, वहीं उसको बोला जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऐसी प्लेस को। अब लेकिन इसको पढ़ने से आपको एक क्लियर डेफिनेशन नहीं मिल रही कि हाँ ऐसा है तो पक्का पोएम है। इसीलिए कुछ CBDT के सर्कुलर्स आए जिसमें उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए कि आप इन प्रिंसिपल्स को बेसिस बनाकर पोएम का डिटर्मिनेशन कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। तो ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल सकती है। अब सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स 50 करोड़ या उससे कम है, किसी भी कंपनी की टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का पोएम डिटर्मिन कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में उस कंपनी पर ये जो गाइडलाइंस हैं पोएम डिटर्मिन करने वाली, वो गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होंगी अगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 50 करोड़ तक हैं। 50 करोड़ से होंगी तो ही आपके ऊपर ये गाइडलाइंस लगेंगी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम, ठीक है। तो ये MCQs में हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कब पोएम की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं। ओनली व्हेन द कंपनी इज हैविंग द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीडिंग ₹50 करोड़। नाउ अब इसमें हमारे पास बात आती है कंपनी को आप कब मानोगे कि वो एंगेज्ड है इन द एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए आपको कुछ टेस्ट करना पड़ता है। ABOI टेस्ट हम इसको बोलते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस आउटसाइड इंडिया है एक्टिवली, तो उसका पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा, और इंडिया के बाहर पोएम हो गया तो वो कंपनी रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या फिर नहीं है? इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को आपने क्यूमुलेटिवली अगर सेटिस्फाई कर दिया तो आपका पोएम बाहर माना जाएगा, मतलब आपकी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला टेस्ट पास हो जाएगा, तो आप जो है वो रेजिडेंट नहीं मानी जाओगी। लेकिन ये कौन सी कंडीशंस हैं और इनको कैसे सेटिस्फाई करना है, तो आपको ये सारी की सारी कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है। इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली योर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट विल बी क्वालिफाइड। तो इसमें हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं? हमारे पास टोटल 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो आपकी टोटल इनकम का मैक्सिमम 50% तक होनी चाहिए। अगर आपकी पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा है तो फिर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट फुलफिल नहीं हो सकता। सो कंडीशंस क्या है मैं ये बताती हूँ। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। कंडीशंस एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन है कि पैसिव इनकम जो है वो 50% या 50% से कम है ऑफ द टोटल इनकम। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है लेस दैन 50% ऑफ द टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। टोटल एसेट्स का अगर मैंने 50% निकाला तो 50% नहीं, 50% से कम आपके जो भी एसेट्स हैं वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं।
देखो फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि 50% और लेस, मतलब 50% तो अगर है पैसिव इनकम टोटल इनकम का, तो उस केस में तो आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो सकता है इफ़ योर ऑल दी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब जो बची हुई है वो भी। लेकिन वहीं अगर मैं बाकी की कंडीशंस पढ़ूंगी ना, तो वहाँ पर 50% से कम वाली बात लिखी हुई है, मतलब 50% हुई तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सेकेंड कंडीशन क्या थी? लेस दैन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। तीसरी कंडीशन थी कि आपके जो भी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उन टोटल एम्प्लॉयज़ का 50% से कम इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं या फिर इंडिया के अंदर रेजिडेंट हैं। अगर आपके टोटल एम्प्लॉयज़ का 50% से कम एम्प्लॉयज़ इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं या फिर रेजिडेंट इन इंडिया हैं, तो भी आपका माना जाएगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, 3 कंडीशंस हो चुकी। पैसा, पहले हमारा पैसिव इनकम, सेकंड हमारा टोटल एसेट्स, थर्ड हमारा एम्प्लॉयज़। फोर्थ वाली कंडीशन हमारी इन्हीं एम्प्लॉयज़ की पेरोल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है कि जो आप एम्प्लॉयज़ को पेरोल एक्सपेंसेस दे रहे हो जो इंडिया के अंदर हैं सिचुएटेड या फिर रेजिडेंट इन इंडिया हैं, उन एम्प्लॉयज़ को जो आप पेरोल का खर्चा आपका हो रहा है उन एम्प्लॉयज़ पर, वो आपके टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर से 50% से भी कम का है। 50% नहीं, 50% से कम का टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर आपका इंडिया के एम्प्लॉयज़ के ऊपर हो रहा है, तो भी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट विल गेट फुलफिल्ड। 4 कंडीशंस हो गई। पहली पैसिव इनकम, सेकंड एसेट्स, थर्ड एम्प्लॉयज़, फोर्थ पेरोल एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि जो आपकी बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं डायरेक्टर्स की, वो मीटिंग्स की मेजॉरिटी मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया के बाहर होती हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में माना जाएगा कि आपकी जो है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया सेटिस्फाई हो जाएगा अगर आपकी ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। 5 कंडीशंस कौन सी? पहला पैसिव इनकम, सेकंड टोटल एसेट्स, थर्ड एम्प्लॉयज़, फोर्थ पेरोल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, फिफ्थ वन इज़ बोर्ड मीटिंग्स की मेजॉरिटी। आई होप वी आर डन विद द कंडीशंस पार्ट। यस, अब हमें एक एक करके समझना होगा कि इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स कौन से लेने हैं, एम्प्लॉयज़ कौन से लेने हैं, पेरोल कौन सा लेना है, वगैरह वगैरह। ओके, सो फर्स्ट वन इफ़ आई से इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होगी। इनकम की कंप्यूटेशन के लिए व्हाट यू नीड टू सी इज़ कि जहाँ पर भी वो कंपनी एक्चुअल में इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंट्री के टैक्स लॉज के हिसाब से उसकी क्या इनकम आ रही है, दैट यू नीड टू सी। अगर उस कंपनी की जहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हुई है वहाँ के टैक्स लॉज के हिसाब से देयर इज़ नो नीड कि आप इनकम की कंप्यूटेशन करो, तो उस केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो भी आपके इनकम आ रही है आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। सो इनकम कौन सी लोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस टैक्स लॉस के हिसाब से, सेकंड प्रेफरेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नोट 2 दिया हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट्स से रिलेटेड। वैल्यू ऑफ एसेट्स में एसेट्स ईदर कैन बी डेप्रिशिएबल एसेट्स और अदर एसेट्स, राइट। डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू हैव द डेप्रिशिएबल एसेट्स, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए आपको देखना पड़ेगा उस डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू एज पर टैक्स पर्पसेस बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितनी थी और एंड ऑफ द ईयर में कितनी है, उसका एवरेज लोगे। सो वो एवरेज वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। वेयर एज फॉर द अदर एसेट्स के केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देख लो जो भी वैल्यू आ रही है, दैट यू नीड टू सी। बट डेप्रिशिएबल है तो टैक्स पर्पसेस के हिसाब से जो भी ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू आ रही है उसका एवरेज करो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट। थर्ड हमने पढ़ा था एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो एम्प्लॉयज़ के लिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेना पड़ता है। एवरेज नंबर कौन सा? एवरेज नंबर ऑफ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। एम्प्लॉयज़ के अंदर वो वाले पर्सनस, अभी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ के अंदर वो वाले पर्सनस भी आ जाएंगे जिनको आपने कॉन्ट्रैक्चुअली हायर किया है या फिर उनको आपने डायरेक्टली एम्प्लॉय तो नहीं किया है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो काम वही सिमिलर है जो आपके दूसरे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए उनको भी एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में मान के आप उनको एम्प्लॉयज़ के नंबर में इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पेरोल की। पेरोल के अंदर आपको क्या क्या कंपोनेंट्स लेने हैं? आपको सैलरीज लेनी है, वेजेस लेने हैं, बोनस प्लस एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन लेना है जिसके अंदर आपकी पेंशन, सोशल कॉस्ट जो भी एम्प्लॉयर बोन कर रहा है वो भी आपको इंक्लूड करनी है इन द पेरोल।
सारी कौन सी कॉस्ट हैं? सैलरीज, वेजेस, बोनस प्लस एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन इंक्लूडिंग दी पेंशन एंड सोशल कॉस्ट बोन बाय द एम्प्लॉयर। पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम में वो इनकम जो आपको रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेंस, इंटरेस्ट, रेंटल, इन टाइप की इनकम्स हो रही है ना, चाहे फिर वो आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मिल रही है या फिर नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मिल रही है, किसी से भी मिल रही है, आपको सारी की सारी रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेंस, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम को ऐड करना है इन योर पैसिव इनकम। सेकेंडली, अगर आपने परचेज और सेल दोनों किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से किया है या एंटरप्राइज को किया है तो उस केस में वो भी आपकी पैसिव इनकम माना जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेजेस करी और फिर आपने इसी जो भी परचेजेस करी वो किसी एसोसिएट एंटरप्राइजेस को ही बेच दिया किसी भी, तो उस पर्टिकुलर केस में वो भी आपकी पैसिव इनकम माना जाएगा। मेन इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपकी पैसिव इनकम का ही पार्ट बन जाएगा। सो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इनकम कौन सी लेनी है, इनकम एज पर दी टैक्स लॉस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो एवरेज ऑफ दी टैक्स पर्पसेस के लिए जो वैल्यू कंप्यूट हुई है एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। अदर एसेट्स के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वैल्यू। एम्प्लॉयज़ का जो नंबर लोगे दैट विल बी एवरेज ऑफ बिगनिंग एंड द एंड। एम्प्लॉयज़ के अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्चुअली हायर्ड हैं। पेरोल के अंदर आपके सारे खर्चे आ जाएंगे जैसे कि सैलरीज, वेजेस, बोनस प्लस एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन जिसमें पेंशन, सोशल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर बोन करता है वो भी आ जाएंगी। पैसिव इनकम के अंदर दो टाइप की इनकम्स आएंगी, या तो आपने परचेज सेल दोनों ही एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से या को की हैं, और दूसरा रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेंस, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, चाहे फिर आपने एसोसिएटेड से डिराइव की हो या फिर नॉन एसोसिएटेड। तो बेसिकली किसी से भी कभी भी रॉयल्टी, डिविडेंड वगैरह मिले, ये दैट इज़ ऑलवेज अ पैसिव इनकम। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी आप एवरेज डेटा लेते हो वो एवरेज डेटा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का नहीं होता, वो प्रीवियस ईयर प्लस पिछले 2 सालों का होता है। मतलब बेसिकली अगर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 3 साल से ज़्यादा का है, 3 या 3 साल से ज़्यादा का है, तो पिछले 3 सालों का आपको एवरेज लेना पड़ता है, जहाँ पर भी वर्ड एवरेज लिखा हुआ है। सो बेसिकली इफ़ यू हैव टू टेक दी डेप्रिशिएबल एसेट्स तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा ऑफ दी 3 ईयर्स, फिर उसका एवरेज। सिमिलरली जहाँ पर भी आपको जो भी डेटा लेना है दैट इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर एंड ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, उन सभी को कंसिडर करना है, उसका एवरेज लेना है, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। आई होप यू आर क्लियर। लेकिन अगर बताओ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या फिर जो भी कंपनी है वो उसका एग्जिस्टेंस 3 साल या 3 साल का नहीं हुआ, 3 साल से कम का है, तो जो भी 3 साल से कम का शॉर्टर पीरियड है उसको आप कंसिडर करोगे, उसका एवरेज लोगे। आई होप यू आर डन विद दिस, राइट। हाउएवर, अगर आपकी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और ये जो मैनेजमेंट की पावर्स हैं वो कोई होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है या कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया के अंदर आपका पोएम मान लिया जाएगा। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मीटिंग कहीं भी हो रही हो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट की पावर्स हैं या तो वो कोई होल्डिंग कंपनी कर रही है या फिर कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो कंपनी या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो इस केस में भी पोएम इंडिया के अंदर मान लिया जाएगा, राइट। अब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस टाइप का, मतलब बेसिकली मेयरली आपके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो कि पेरेंट एंटिटी ने बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट एंटिटी ने कोई प्रिंसिपल्स बना रखे हैं जो आपके ग्लोबली हर कोई फॉलो करता है, जैसे कि पेरोल फंक्शंस हो सकते हैं, अकाउंटिंग, एचआरडी फंक्शंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क प्लेटफॉर्म, सप्लाई चेन फंक्शंस या फिर रूटीन बैंकिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। तो ये किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए नहीं, सभी ग्रुप कंपनीज़ के लिए बनाए हुए हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में इसको आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो स्टैंडिंग असाइड है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा, जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो तो किसी और कंपनी के पास है। इस पर्टिकुलर केस में आप नहीं मान सकते। क्योंकि ये जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं वो सभी ग्रुप कंपनीज़ पर लगा रहे हैं, एक स्पेसिफिक एंटिटी पर नहीं लगा रहे हैं। स्पेसिफिकली लगाया होता तो फिर तो हम मान लेते कि वो अपनी पावर्स को सेट असाइड कर रहे हैं, या फिर देयर पावर्स आर बीइंग स्टैंडिंग असाइड, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल कंट्रोल तो कोई और कर रहा है। बट नहीं, इस केस में सिंस ग्लोबली ये चीज़ प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो इसको हम आउट ऑफ दी स्कोप में नहीं डालेंगे, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि इस वजह एस्टैब्लिश हो जाएगा।
ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया पोएम के बारे में। इसमें हम मेरी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को मैं कंसिडर नहीं करी, रीज़न बीइंग वो कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको एग्जांपल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं विच आर अदर दैन दी कंपनीज एंगेज्ड इन दी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट स्टेज होती है यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु एक्चुअली मेक की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंडक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस एज अ होल। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी है जो कंपनी वो कंपनी नहीं है जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, मतलब उसने फर्स्ट वाला जो हमारा ABOI टेस्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब पोएम इंडिया के अंदर है। पोएम इंडिया के अंदर है तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो एक्चुअली की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस कर रहे होंगे उनकी लोकेशन हमें देखनी पड़ सकती है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। सेकेंडली हमें डिटर्मिन करनी पड़ेगी वो प्लेस जहाँ पर डिसीजंस एक्चुअल में लिए जा रहे हैं, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है और कहाँ पर वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं। वो प्लेस जहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो वो ही देखा जाएगा कि कहाँ पर है। प्लस देखा जाएगा कि जो डिसीजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन सी जगह पर हो रहा है, जिस भी जगह पर हो रहा होगा वो देखेंगे, लिए कहाँ जा रहे हैं वो देखा जाएगा। सो इन सभी से इफेक्ट पड़ेगा आपके पोएम की डिटर्मिनेशन पर। सो अगर मैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो गाइडिंग फैक्टर नंबर 1 वुड बी दी लोकेशन वेयर बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड। आपकी कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स कहाँ पर होती हैं, तो जहाँ बोर्ड मीटिंग्स वो लोकेशन होती है जहाँ पर रेगुलरली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट करते हैं और अपने डिसीजंस को लेते हैं, जो भी उनको कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। So the location where a company's board regularly meets and makes the decisions may be the company's place of effective management, provided the board retains and exercises its authority to govern the company and does in substance make the key management and commercial decisions necessary for the conduct of the company's business as a whole. सो वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं जिससे कंपनी को गवर्न कर पाएँ और साथ ही साथ इन सब्सटेंस वो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ द कीवर्ड, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कंपनी को चलाने के लिए। अब कुछ हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा है तो आप मान लो कि पोएम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा वाली सिचुएशन आ गई तो अब वो पोएम इंडिया के अंदर होगा ही होगा। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, हम एक एक करके उनको कवर करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास गाइडिंग फैक्टर है वो है लोकेशन वेयर द बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड, मतलब जहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं उस लोकेशन से भी पता चल सकता है पोएम कहाँ पर है। सो आप देखो कि मीटिंग कौन सी जगह पर हो रही है। अगर मीटिंग ऐसी जगह पर हो रही है जो कि रिलेटेड है समवेयर टू द कंपनी, समवेयर टू द कंपनी की कोई भी ब्रांच, हेड ऑफिस, तो उस केस में वो प्लेस जहाँ पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट कर रहे हैं फॉर अ मीटिंग उसको भी हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान सकते हैं। सो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मीटिंग हो रही है उसके अंदर की डिसीजंस लिए भी जा रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि सिर्फ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वहीं पर की डिसीजंस लिए जा रहे हों। हो सकता है मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग तो यहाँ पर हो रही है बट एक्चुअल में जो डिसीजंस हो रहे हैं वो किसी और लोकेशन पे हो रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कंसिडर कि एक्चुअल में जो की डिसीजंस हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेन कंपनी हैज़ द हेड ऑफिस इन मुंबई and if the factory is in Malaysia, board of director meets in Malaysia, then Malaysia is a poem। क्यों? क्योंकि उसकी फैक्ट्री भी वहाँ पर थी तो रिलेटेड प्लेस है, वहाँ जाकर मीटिंग करना इज़ अ लिटिल नॉर्मल। वहीं अगर मैं बात करूँ कि ये जो बोर्ड मीटिंग होती है ये पेरिस में होती है, तो पेरिस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बिल्कुल अनरिलेटेड है। ये तो सिर्फ दूसरी जगह पर जाकर सिर्फ ये फॉर्मल मीटिंग को कंडक्ट करने की प्लेस बनाया जा रहा है। एक्चुअल में जो डिसीजंस हैं वो उस प्लेस पर नहीं लिए जा रहे, उस प्लेस के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको करने से पहले हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं फॉर द की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन से हमें पता है, पर ये भी तो हो सकता है ना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने इस अथॉरिटी को डेलीगेट किया हो टू सम अदर की मैनेजमेंट पर्सनस एंड सम सीनियर मैनेजमेंट पर्सनस या फिर किसी और को।
जैसे कि शेयर होल्डर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, लीगल एडवाइज़र हो सकता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जब किसी को डेलीगेट कर दिया तो एक्चुअल में जो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस है वो कौन ले रहा है? वो पर्सन ले रहा है जिसको ये अथॉरिटी डेलीगेट की गई है। जो बीओडी है वो तो सिर्फ क्या कर रही है? वो तो सिर्फ डिसीजंस को रैटिफाई कर रही है। जब वो सिर्फ डिसीजंस को रैटिफाई कर रही है तो एक्चुअल में क्या वो डिसीजंस को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं? नहीं। सो इसीलिए वो जो पर्सनस हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनकी कौन सी प्लेस है जहाँ पर वो डिसीजंस को ले रहे हैं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम रादर दैन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उनकी एक्चुअल में सिर्फ रैटिफिकेशन की मीटिंग कहाँ पर हो रही है, बिकॉज इन दैट रैटिफिकेशन की मीटिंग एक्चुअल में डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, डिसीजन तो कोई और ले रहा है, कहीं और ले रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप बोर्ड मीटिंग कहाँ पर हो रही है इसके बेसिस पर यू आर डिसाइडिंग कि आपका पोएम क्या हो सकता है। सी ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और ऐसा नहीं है कि एक गाइडिंग फैक्टर को डिटर्मिन किया इस बेसिस पर आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि पोएम इस लोकेशन पर है। इट इज़ पॉसिबल कि एक पॉइंट में कहीं और आ रहा हो, दूसरे में कहीं और आ रहा हो, और आपको पूरा एक्चुअली फैक्ट ऑफ द केस देखना पड़ेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस देखना पड़ेगा, नॉट फैक्ट बट फैक्ट्स ऑफ द केस देखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में किस वजह से उसको पोएम लग रहा है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है। सो सिर्फ एक अकेले फैक्टर को कंसिडर करके यू कैन नॉट डिटर्मिन दी पोएम। ठीक है, दूसरा गाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है कि आपके जो बोर्ड है उसने अपनी कुछ जो कमिटीज़ हैं, एक से ज़्यादा कमिटीज़ वगैरह बनी हुई हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें सीनियर मैनेजमेंट्स हैं, तो उनको अपनी पावर्स अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर दिया। सो पोएम कहाँ पर मानना चाहिए? पोएम वहाँ माना जाना चाहिए जहाँ पर ये मेंबर्स बेस्ड हैं, इस कमेटी के मेंबर्स बेस्ड हैं, और जहाँ पर ये कमेटी इनकी डिसीजंस को अप्रूव करती है, फॉर्मुलेट करती है। तो बेसिकली जहाँ पर एक्चुअल में की डिसीजंस फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं वो लोकेशन वुड बी बेस्ट फॉर दी पोएम, वो ही मानी जानी चाहिए। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल रीड करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या बोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेन कंपनी हैज़ हेड ऑफिस इन लंडन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स आर हेल्ड इन लंडन, but board of directors has delegated the majority powers to a committee in Mumbai and the members of this committee are based in Mumbai. The board of director formally approves the decisions of the committee. अब बताओ आपके हिसाब से पोएम कहाँ पर होना चाहिए? एक्चुअल में डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं? एक्चुअल में डिसीजंस जहाँ लिए जा रहे हैं वो मेंबर्स कहाँ पर बेस्ड हैं वो देखो। कमेटी बेस्ड है मुंबई, मेंबर्स कहाँ के हैं? मुंबई। तो मुंबई इज़ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट विच इज़ ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होने से कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस वुड बी रेजिडेंट, राइट। ये एक गाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तीसरा गाइडिंग फैक्टर जो इसमें दिया हुआ है वो है लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस। आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है? हेड ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पर यूजुअली कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट या फिर जो भी डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ होता है वो सिचुएटेड होता है। तो इसीलिए हेड ऑफिस की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट होती है, सीनियर मैनेजमेंट होती है तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ उनके पास हो सकती हैं और उनके पास डिसीजंस लेने का राइट हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि आपका जो हेड ऑफिस है वो ज़रूरी नहीं है एक ही लोकेशन पर हो, एक से ज़्यादा लोकेशन पर भी हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्राइमरली प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर लोकेटेड है। आपको देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पर एक्चुअल में प्रीडोमिनेंटली प्राइमरली लोकेटेड है, वो ही आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बन सकता है। इसीलिए लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोएम को डिटर्मिन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर की डिसीजंस एक्चुअली लिए जाते हैं। सो इसीलिए हेड ऑफिस आपका पोएम बन सकता है अगर वहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट है और आपका जो भी सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है टू द सीनियर मैनेजमेंट वो लोकेटेड है, बेस्ड है, और वहाँ पर आपके काम किए जाते हैं, प्रिंसिपल काम हो रहा है, राइट। So head office की location is also important. Fourth factor would be residence of directors and other KMPs. अब एक बात बताओ, इस कोविड की सिचुएशन में डायरेक्टर्स मिलकर तो मीटिंग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली किसी प्लेस पर इकट्ठा होकर मीटिंग करना ये बहुत कम हो रहा है, स्पेशली इन दी लॉकडाउन पीरियड। तो मिलकर किसी ने भी मीटिंग नहीं की होगी। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग, KMPs की मीटिंग किस तरीके से हुई होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, स्काइप के थ्रू होगी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स, इन सब के थ्रू अपनी
बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया होगा, आपने जो भी डिसीजंस लेने थे वो भी उस टाइम पर इसी तरह से लिए होंगे। तो इस केस में मीटिंग कहाँ हो रही है ये देखोगे, या ये देखोगे कि जो वो डायरेक्टर्स हैं, KMPs हैं, वो कहाँ पर थे उस टाइम जहाँ पर वो डिसीजंस ले रहे थे। तो इसीलिए आपको उनका रेजिडेंस भी देखने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है अगर कोई फॉर्मली मीटिंग करके नहीं डिसीजन लिया गया है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप, इन सबको यूज़ करके ही मीटिंग की गई है। तो इस केस में रेजिडेंस कैन बी दी place of effective management. नेक्स्ट फैक्टर, सर्कुलर रेजोल्यूशन। सर्कुलर रेजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं लॉ के अंदर, जहाँ पर रेजोल्यूशन पास होता है विदाउट कंडक्टिंग अ मीटिंग, जस्ट एक आप ड्राफ्ट सर्कुलर की तरह ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सर्कुलेट करते हो टू ऑल दी डायरेक्टर्स, उस हिसाब से फिर आपका रेजोल्यूशन पास होता है। तो अब इस केस में आपकी जो वो है पोएम है वो कहाँ पर होगी, तो जहाँ पर भी ये पर्सन्स लोकेटेड हैं जिनको सर्कुलर रेजोल्यूशंस भेजे गए हैं, उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उनकी जो लोकेशन थी वही लोकेशन आपकी पोएम की डिटर्मिनेटिव बनेगी। राइट। सिक्स्थ फैक्टर क्या हो सकता है, अब कुछ हमें सबको पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी वो होती है विद द डायरेक्टर्स, हम सबको पता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, शेयर होल्डर्स ने कुछ ऐसा अग्रीमेंट किया हुआ है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली तो वही कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अगर एक्स अमाउंट से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी पेमेंट होती है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। इस केस में क्या होगा, इनडायरेक्टली दे आर कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी की कंपनी किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, पेमेंट्स करेगी, दे हैव द राइट टू ईदर अप्रूव और डिसअप्रूव द सेम। सो इसीलिए इनडायरेक्टली देयर इज़ द कंट्रोल। तो इसीलिए जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है टू डिटर्मिन दी पोएम ऑफ दी कंपनी। सो वैसे तो शेयर होल्डर्स का रोल नहीं आता, लेकिन इस केस में क्यों आ गया, रीज़न बीइंग हो सकता है कुछ इनडायरेक्टली उन्होंने अग्रीमेंट करके अपने पास ये पावर्स ले ली हों। राइट। सो हमने कितने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, हमने टोटल 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा था लोकेशन वेयर द बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड, सेकंड वन वाज द बोर्ड डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़ टू कमिटीज़, थर्ड वन वाज लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, fourth one was residence of directors and other KMPs, fifth one was circular resolutions, and sixth one was location of strategic shareholders. अब सिर्फ यही गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप पोएम निकाल लोगे, ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। सो अगर आपके इन फैक्टर्स को अप्लाई करने के बाद भी आपको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि पोएम कहाँ बन रहा है, तो उस केस में आप कुछ और फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हो जिनको हम सेकेंडरी फैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कंपनी की जो सब्सटैंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, उस प्लेस पर भी आपका पोएम हो सकता है। देखो कि कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जैसी कौन सी प्लेस पर रखे जाते हैं, उसको भी आप एक गाइडिंग फैक्टर मान सकते हो। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो सारे फैक्ट्स होंगे उनको आपको सभी को कंसिडर करना पड़ेगा क्यूमुलेटिवली। आप सिर्फ आइसोलेटेड फैक्ट्स को कंसिडर करके कि सिर्फ लोकेशन देख लेते हैं ऑफ द मैनेजमेंट, बेसिकली ऑफ द डायरेक्टर्स या फिर ऑफ द स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर्स, तो बस उससे हो जाएगा नहीं। यू हैव टू कंसिडर ऑल द फैक्ट्स क्यूमुलेटिवली एंड नॉट इन आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ 5 एग्जाम्पल्स रीड आउट करने वाली हूँ, लेकिन आप इसको समझो कि इस केस में पोएम आप नहीं मानोगे। क्यों, मतलब सिर्फ इस लाइन से क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो कि पोएम है या नहीं, बेसिकली आपको ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ द फैक्ट that a foreign company is completely owned by an Indian company will not be conclusive evidence that the conditions for establishing poem in India have been satisfied. सिर्फ और सिर्फ ये बात कि आपकी जो इंडियन कंपनी है वो किसी फॉरेन कंपनी को कंट्रोल करती है, इसका मतलब ये हो गया क्या कि फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया के अंदर है? नहीं, आपको और फैक्ट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तभी यू कैन डिटर्मिन दैट। Second, the fact that there exists a permanent establishment of a foreign entity in establishing poem in India,
the fact that there exists a permanent establishment of a foreign entity in India would itself not be conclusive evidence that the conditions for establishing POEM in India have been satisfied. सिर्फ और सिर्फ एक permanent establishment होने से आप मान लोगे कि POEM इंडिया के अंदर आ चुका है? नहीं. आपको तो कंट्रोल मैनेजमेंट, आपको तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है, मतलब की डिसीजंस कहाँ पर हो रहे हैं ये देखना है, कमर्शियल डिसीजंस कहाँ पर हो रहे हैं, की मैनेजमेंट देखनी है. आपको सिर्फ पी होने से, एक ब्रांच होने से क्या कमर्शियल डिसीजंस वहीं हो रहे होंगे, ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस मिल रहा है? नहीं. Third, the fact that one or some of the directors of a foreign company reside in India will not be a conclusive evidence that the conditions for establishing POEM in India have been satisfied. कि कुछ डायरेक्टर्स किसी फॉरेन कंपनी के इंडिया में रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट क्या आप मान लोगे कि वही है डायरेक्टर्स जो की डिसीजंस ले रहे हैं? नहीं. The fact of local management being situated in India in respect of activities carried out by a foreign company in India will not by itself be conclusive evidence that the conditions for establishing POEM have been satisfied. So since just एक लोकल मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है, कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है फॉरेन कंपनी की, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है? नहीं. The existence in India for support functions that are preparatory and auxiliary in character, मतलब सपोर्टिंग है, प्राइमरी काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट वर्क कर रहे हैं, preparatory and auxiliary in character will not be conclusive evidence that the conditions for establishing POEM in India have been satisfied. I hope हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आइसोलेशन में यू डोंट हैव टू सी दी फैक्ट्स, यू हैव टू सी ऑल दी रेलिवेंट फैक्ट्स फॉर कंसिडरिंग वेदर द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट of that company is in India or not. Right. अब किसी भी AO को अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, किस चीज़ की प्रोसीडिंग्स? इस बात की कि ये जो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट तो हुई थी बाहर, लेकिन पोएम के बेसिस पर वो रेजिडेंट बन रही है इस कंट्री की, मतलब हमारी कंट्री की, इंडिया की, तो ये चीज़ उसको प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से पहले उसको किसका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है? प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है. फर्दर, इन केस AO प्रपोज करता है टू होल्ड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोएम एज बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया, देन एनी सच फाइंडिंग कि उसको कुछ भी ऐसे एविडेंसेस लगते हैं, मिलते हैं कंक्लूसिव एविडेंसेस, तो कोई भी उसको ऐसी फाइंडिंग मिलती है, सो वो फाइंडिंग AO किसको देगा? AO ऐसी फाइंडिंग्स के लिए वो AO क्या करेगा? पहले प्रायर अप्रूवल, इन सब फाइंडिंग्स को इस्टेब्लिश करने के लिए भी AO को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम द कोलेजियम ऑफ 3 members कंसिस्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर्स और कमिश्नर्स एज द केस मे बी, टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एक कोलेजियम फॉर्म करेगा जिसमें 3 members होंगे. 3 members कौन हो सकते हैं? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन बी द members ऑफ द कोलेजियम फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. ठीक है. सो पोएम को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फाइंडिंग्स हैं, तो फाइंडिंग्स के लिए भी यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कोलेजियम. आपको प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द PCIT और द CIT. आई होप वी आर डन विद दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन कंपनी हैविंग पोएम इन इंडिया. अभी हमने पढ़ा कि कब कब क्या क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा. अब जो नेक्स्ट, मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगी, उसके बाद आई विल मेक दी नेक्स्ट पार्ट एंड आई विल अपलोड इट अलॉन्ग विद दिस वीडियो एज ओनली, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ अगर एक फ़ॉरेन कंपनी पोएम इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है, उस केस में वो रेजिडेंट बन जाएगी तो उस फॉरेन कंपनी पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो अपलोड कर दूंगी. इसी के साथ उसमें सारी चीज़ें कवर अप करूंगी. मैं इसको साथ में नहीं कर रही, रीज़न भी थोड़ा अलग अलग रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, और वीडियो ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी अननेसेसरली. तो आप पहले वो चीज़ समझ लीजिए कि कब क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना कि पोएम इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी फॉरेन कंपनी पे. सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक इजीली समझ आया होगा. अगर आपको ये सब ऑलरेडी आता था तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपके पास ये स्पीड ऑप्शंस होते हैं, आप इन स्पीड ऑप्शंस को बहुत वाइजली यूज़ कर सकते हो, और आपको जिस भी स्पीड पर कंफर्टेबली समझ आ रही है बात, आप उस स्पीड पर सेट करके इसको
फटाफट से सुन सकते हो। इससे क्या होगा, आपका रिविजन बहुत क्विक हो जाएगा और विद इन अ लिमिटेड टाइम, और आपको पता होगा कि इतने टाइम में मेरा ये पोर्शन कवर हो रहा है। सो दैट विल रियली हेल्प you a lot. So yeah, that's all for today. I'll be uploading the next part just after this. So thank you for watching, guys. Take care, and I'll see you in the next video. Bye bye.